नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 27 जुलाई 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आज का जो हम लोग करंट अफेयर्स का न्यूज़ डिस्कशन करने वाले हैं, सबसे पहला जो आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पीएम वाणी के बारे में। पीएम वाणी स्टैंड्स फॉर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, राइट। अब क्यों न्यूज में था? क्योंकि देखो, ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है दैट हमारा कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है हमारे देश में, उसका सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो है डिजिटल कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज ऑन डिमांड एंड साथ ही साथ डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन। तो आप सोचो, डिजिटल मतलब हम हर एक इंडिविजुअल को अगर कनेक्ट करोगे तो कैसे करोगे? अगर इंडिविजुअल डिजिटल मतलब इंटरनेट से अगर कनेक्ट होंगे तभी तो वो डिजिटल एम्पावरमेंट होंगे ना, है ना। अगर वो डिजिटल एम्पावर्ड होंगे और ऑफ कोर्स डिजिटल कनेक्शंस उनके पास अवेलेबल होगी, तभी तो सरकार इंश्योर कर सकती है ना दैट हाँ, सॉफ्टवेयर और जो भी सर्विसेज होते हैं ऑन डिमांड उसको फुलफिल किया जा सके। तो इसके लिए जो प्राइमरी क्राइटेरिया जो सरकार को निभाना पड़ेगा वो है डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। और ये जो पीएम वाणी है ना, ये ही कहीं ना कहीं डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट देखो, लिखा भी हुआ है दैट the creation of interoperable public Wi-Fi hotspot called PM WANI, that is Wi-Fi Access Network Interface. It was proposed in order to provide affordable internet access to the common people, especially in rural and unserved area. तो ये जो प्रपोज किया गया है, किया ही इसलिए गया जिससे रूरल एरियाज एंड अनसर्व्ड एरियाज तक इसकी फैसिलिटीज को पहुंचाया जा सके। इनफैक्ट पीएम वाणी क्लियरली लिखा हुआ है दैट ये अलाउ करता है लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रॉडबैंड, लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन तक जो अनएक्सेसिबल रीजन्स है वहां तक अलाउ करता है, जिससे पब्लिक डेटा ऑफिस जो और कहां से दिया जाएगा? ऑफ कोर्स पब्लिक डेटा ऑफिस के द्वारा ना। पब्लिक डेटा ऑफिस या फिर यहां पे पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स, ये क्या होता है थोड़ी देर के बाद डिस्कस करता हूं, थोड़ी देर में। बट अच्छा चलो पहले वही डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद आप चीजों को समझते हैं। जैसे पब्लिक डेटा ऑफिस ये क्या होता है? देखो, इसको स्टैब्लिश ये बेसिकली क्या करती है? स्टैब्लिश करती है, मेंटेन करती है और ऑपरेट करती है सिर्फ और सिर्फ वाणी कंप्लेंट के बारे में, ठीक है। सो जो भी आपके वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स के रिलेटेड कंप्लेंट्स हो या फिर डिलीवरी ब्रॉडबैंड सर्विसेज के रिलेटेड कंप्लेंट्स हो, वो सब कुछ एक्सेस किया जाएगा पब्लिक डेटा ऑफिस के द्वारा। एंड पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स जो होते हैं, दे विल बी द एग्रीगेटर ऑफ पब्लिक डेटा ऑफिसेस and they will perform the functions relating to authorization and accounting. So हमको यही समझना पड़ेगा that ये पीएम वाणी जो है वो भी कहीं ना कहीं अलाउ करता है लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रॉडबैंड थ्रू व्हाट? थ्रू पब्लिक डेटा ऑफिसेस, जो क्या ऑफर करती है रफली अराउंड सैशे साइट। मतलब ये जो जैसे इंटरनेट, जैसे आप जियो आपको हर रोज 1.5 या 2 GB मिलता है ना, बट जब 2 GB चला जाता है तो उसके बाद भी एक ऑफर मिलता है जहां पर आप 15 रुपए या फिर 20 रुपए ऐसे कुछ पैसे लेते हैं एंड दे रिचार्ज फॉर द होल डे। मतलब एक्स्ट्रा आपको 2 GB मिल जाता है या 1.5 GB ऐसे कुछ मिलता है ना। तो वैसे 15 रुपए देने से अगर आपको 1.5 GB या 2 GB मिल जाए तो कोई बुरा है नहीं, राइट। सोचो आप कोई पब्लिक प्लेसेस में गए होगे, राइट ना, आप वहां पर बैठे हो, आपको बोर हो रहे हो, आपके पास लैपटॉप भी है या फिर मोबाइल भी है, बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके पास मोबाइल डेटा बहुत कम है। इसलिए उस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो पब्लिक डेटा ऑफिसेस जो है ना, वो क्या करेंगे? ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगी। आपको एक छोटे अमाउंट लेगी, या तो 10 रुपए लेगी या तो 5 रुपए लेगी, और उसमें बोलेगी इधर चलो भाई मैं आपको 200 MB फ्री देता हूं। समझ लो बात? तो वही बोला गया दैट ये फ्रेमवर्क जो है ये ऑफर करता है अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर एग्रीगेटर्स। कौन से एग्रीगेटर्स? यही पब्लिक डेटा ऑफिस के एग्रीगेटर्स को उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड देता है दैट वो अगर चाहे तो माइनर लेवल में, है ना, नैनो लेवल में एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है। क्योंकि यही तो एंटरप्रेन्योरशिप हुआ, अपना बिजनेस खोलना, एक डोमेन बना लेना, एक इकोसिस्टम बना लेना, यही तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हुआ। सो उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दे विल काइंड ऑफ एक्सप्लोर इट नाउ। सो ये चीजें आशा करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज के बारे में। WTO का एग्रीमेंट ऑन फिशरिंग सब्सिडीज ना, क्यों न्यूज में? क्योंकि जो ट्रेड एक्सपर्ट्स और सिविल सोसाइटीज है ना, ये लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से अर्ज कर रही है दैट देखो भाई, ये जो WTO जो बोल रही है ना, ये एग्रीमेंट ऑन फिशिंग सब्सिडीज आप साइन करो, रेटिफाई करो, उसको प्लीज रेटिफाई मत कर लेना, ठीक है।
क्योंकि अगर रेटिफाई कर दोगे तो उससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो देखते हैं इसके प्रोविजंस क्या क्या है। देखो, ये जो एग्रीमेंट जो है ना, एग्रीमेंट ऑन फिशरिंग सब्सिडीज, या फिर जिसको हम लोग फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट बोलते हैं, इट वॉज एग्रीड अपॉन बाई द डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के द्वारा ये एग्री किया गया था, और ये कहीं ना कहीं प्रोहिबिट करता है सब्सिडीज फॉर ऑल द आईयूयू फिशिंग। आईयूयू फिशिंग बोले तो इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, राइट। एंड ओवरफिश्ड स्टॉक्स को भी ये रेगुलेट किया जाता है थ्रू दिस एग्रीमेंट विच इज कॉल्ड डब्ल्यूटीओ का फिशरी सब्सिडी एग्रीमेंट, या फिर एग्रीमेंट ऑन फिशिंग सब्सिडीज, राइट। नाउ ये साथ ही साथ रेस्ट्रिक्ट करता है ऑन सब्सिडीज फॉर फिशिंग। बहुत समय क्या होता है, बहुत सारे सरकार हाई सीज में फिशिंग करने के लिए अपने मछुआरों को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। नाउ ये जो एग्रीमेंट होगा ना, एग्रीमेंट ऑफ फिशिंग सब्सिडीज, ये कहीं ना कहीं उन सब्सिडीज को रेस्ट्रिक्ट कर देगा आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ कोस्टल कंट्रीज एंड रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो ट्रांजिशन पीरियड होने वाला है उसका कुछ कुछ कैच है यहां पर। जैसे बोला गया, डेवलपिंग कंट्रीज और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ग्रांट किया जाएगा 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड, मतलब 2 साल उनको छूट दे दिया जाएगा, है ना। दैट ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है रेस्पेक्टिवली बेटर ऑफ कंट्रीज है, वो लोग तो आराम से अभी स्टॉप कर देगी, बट जो लीस्ट डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग नेशन है उनको छूट दिया जाएगा 2 साल, जल्द 2 साल बाद आप लोग इसको इंप्लीमेंट करना, ठीक है। सो कुछ कुछ लेकिन एग्जम्पशंस है। दैट इज बोला गया है that the agreement allows subsidies for vessels and operators not engaged in IUU fishing। मतलब जो इलीगल अनरेगुलेटेड फिशिंग्स में इन्वॉल्व नहीं है उनको लेकिन अभी भी सब्सिडीज प्रोवाइड किया जाएगा, समझ रहे हो। एंड वो जो ओवरफिश स्टॉक के लिए भी जो सब्सिडीज एग्रीमेंट इस एग्रीमेंट के तहत बैन किया गया उसमें भी अलाउ किया जाएगा, बट बशर्ते, शर्त क्या है, शर्त यही है दैट वो जो अगर आप ओवर सब्सिडीज ऑन रिबिल्डिंग ओवरफिश स्टॉक्स अगर कर रहे हो, दैट शुड बी डन इन अ मैनर विच इज सस्टेनेबल इन नेचर। यही नहीं, नेक्स्ट इज एडवांटेज। अब इंडिया के लिए इससे एडवांटेज क्या हो सकता है? एडवांटेज अगर देख लीजिएगा तो इंडिया के लिए बोला गया है दैट एग्रीमेंट इज सीन एज अ क्रूशियल टू कॉम्बैट लार्ज स्केल आईयूयू फिशिंग दैट इंपैक्ट्स द कोस्टल कम्युनिटीज। अब देखो, इलीगल वे में अगर फिशिंग कर रहे हो हाई सीज में तो कोस्टल कम्युनिटीज को नेगेटिवली इसका इंपैक्ट होता है, क्योंकि उनको फिश कैच में प्रॉब्लम होता है, राइट। तो इससे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बोला गया इंडिया को फायदा, बट इंडिया का इसमें फायदा नहीं है, पता है, ज्यादा इससे नुकसान ही है। इनफैक्ट नुकसान क्या क्या, चलो देखते हैं। देखो, कंसर्न्स क्या क्या है, एक लिस्ट है, एक ही नहीं 2-2 पेज का लिस्ट है, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो कंसर्न है वो बोला गया है इंपैक्ट ऑन लाइवलीहुड बोले तो ऑफ कोर्स कोस्टल कम्युनिटीज का बोला जा रहा है दैट इस डिसीजन के साथ अगर हमारी गवर्नमेंट ने इसको रेटिफाई कर दिया, कानून हमारे पार्लियामेंट में इसको अगर पास करवा दिया, तब इट मे, बोला गया इट मे लीड टू रिडक्शन इन सब्सिडीज, जो क्या इनडायरेक्टली नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी हमारी ट्रेडिशनल फिशरिंग लाइवलीहुड एंड इनकम को, क्योंकि ट्रेडिशनली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या इस टाइप के फिशिंग करते हैं, राइट। तो उनको इनडायरेक्टली नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा, क्योंकि उनको तो बिल्कुल ही सब्सिडीज मिलना बंद हो जाएगा ना। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिवनेस के सेक्टर में अगर देख लीजिएगा तो इंडिया का फिशिंग इंडस्ट्रीज बोला जा रहा है इट मे फेस चैलेंज फेस कर सकता है, क्योंकि अगर देख लोगे डिफरेंट अदर नेशंस जो है ना अभी भी हेविली सब्सिडाइज कर रहे हैं उनके फिशिंग ऑपरेशंस को, और वहां पे इंडियन गवर्नमेंट उल्टा लेस सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, तो इससे तो नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट, रिसोर्स एक्सेस बोला जाएगा रेस्ट्रिक्शंस ऑन सब्सिडीज फॉर फिशिंग इन सर्टेन एरियाज इट मे लिमिट द इंडियन फिशिंग वेसल्स एक्सेस टू हाई सीज फिशिंग ग्राउंड। मतलब हाई सीज फिशिंग ग्राउंड में इनका एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, जो क्या इनके एबिलिटी को इंपैक्ट करेगा टू कैच द वैल्यूएबल फिश स्टॉक्स। यही नहीं, एक फिशिंग इंडस्ट्री में हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि द एग्रीमेंट जो है क्लियरली लिखा हुआ इट मे लीड टू इंक्रीज ऑपरेशनल कॉस्ट इन ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्रीज, मतलब ओवरऑल फिशिंग इंडस्ट्रीज का ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है। यही नहीं, मार्केट डिस्ट्रप्शन भी लाया जा सकता है, क्योंकि अगेन अगर आप सब्सिडीज को घटा रहे हो, है ना, कुछ फिशिंग प्रैक्टिसेस के लिए, तो अगेन इसमें क्या होगा, मछली कम पकड़ा जाएगा तो मार्केट में तो डिमांड बढ़ जाएगा, मतलब मार्केट डिस्ट्रप्शन हो जाएगा ना, महंगाई बढ़ जाएगा ना मछली को सेक्टर में। वही तो बोला गया यहाँ पे, मार्केट डिस्ट्रप्शन आ सकता है, चेंजिंग डायनामिक्स हो सकता है ओवरऑल फिशिंग इंडस्ट्रीज का, हो सकता है ये। नेक्स्ट, निगोशिएशनल लेवरेज, दैट इज इंडिया का बार्गेनिंग पावर जो है ना इंटरनेशनल फिशिंग निगोशिएशन में,
वो भी इम्पैक्ट हो सकता है अगर इस जो पूरा एग्रीमेंट, ये तो जस्ट 2-3 एग्रीमेंट वाला, पूरा एग्रीमेंट का प्रोविजन देखिएगा तो ओवरऑल दिस इज द देयर इज अ ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर इंडियंस पर से। अनइक्वल फॉर इंडिया, यस, एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट ये एग्रीमेंट जो है ये अनइक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को, क्योंकि कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड। वो किस सेक्टर में? दैट द एग्रीमेंट इज अनइक्वल एंड इट डज नॉट एड्रेस द ओवरफिशिंग एंड ओवर कैपेसिटी इश्यूज एडिक्वेटली। मतलब ये जो है अनइक्वल है और ये कहीं ना कहीं ओवरफिशिंग इश्यूज ले लो, ओवर कैपेसिटी इश्यू ले लो, उसको प्रॉपरली एड्रेस कंसर्न नहीं करता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है दैट एटलीस्ट यूपीएससी की अगर बात करें, जो भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दोगे ना आप लोग, उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे पता है ना यूपीएससी किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछती है, तो ओवरऑल पैटर्न एनालिसिस करके मैं ये बोल सकता हूं दैट यस दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन योर पेपर। मैं इसमें 5 स्टार देना चाहता हूं ना। क्या है यहां पे बात करेंगे हम लोग हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी। देखो हाइड्रो नहीं, HYDRO नहीं, हाइग्रो GRO, हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिसर्चर्स जो है ना वो एक्सप्लोर कर रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या इन्वॉल्व करता है हार्वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम व्हाट? ह्यूमिड एयर। कैन हैव यू हर्ड अबाउट इट? नो, राइट? अभी तक हम लोगों ने सुना नहीं है ना, पहली बार हो रहा है ना। यस, इसीलिए तो बोल रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं क्या है। देखो ये जो मेथड है ना, क्या है मेथड? देखो यहां पे क्या होगा, टीनी टाइनी प्रोटीन नैनोवायर्स बनाए जाएंगे। अब ये प्रोड्यूस करेगी बैक्टीरिया जो कि ट्रैप करेंगी वाटर मॉलिक्यूल्स को, और वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करके फर्दर क्रिएट किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और उसी से तो इलेक्ट्रिसिटी लार्जर एंगल में प्रोड्यूस कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये पोटेंशियली प्रोवाइड करेगा यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हम लोग पावर कर सकते हैं मिनिएचर कंप्यूटर्स को। ये छोटे छोटे ऑफ कोर्स मिनिएचर कंप्यूटर्स होते हैं दैट कैन इजीली बी पावर्ड बाय यूजिंग द वेरियस सेंसर्स एंड डिफरेंट अदर इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? यही नहीं, कुछ डिफरेंट मेथड्स भी हैं जो कि इन्वॉल्व करता है पासिंग ह्यूमिड एयर बिटवीन द टू पीसेस ऑफ मेटल, दैट इज दो पीस ऑफ मेटल, से फॉर एग्जांपल दीज आर टू पीसेस ऑफ मेटल्स, राइट? उसके बीच से ह्यूमिड एयर को पास करवाया जाएगा। उसको पास जैसे करवाया जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं चार्जेस इंड्यूस होंगी, जिससे क्या अल्टीमेटली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अभी भी इसके बारे में देखो ये सब कहा जा रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स इसकी पोटेंशियल को एक्सप्लोर की जा रही है, दैट हैज नॉट बीन स्टिल डिस्कवर्ड, बट यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कवरिंग द सेम, राइट? सो ओवरऑल इसके एडवांटेजेस क्या बोल सकते हैं? कैन वी से दैट यस दिस इज क्वाइट सस्टेनेबल? ऑफ कोर्स भाई अरे भाई ये सब की तो कमी नहीं है ना, ह्यूमिडिटी की तो कमी नहीं है ना। आ जाओ गुवाहाटी तब पता चल जाएगा कितना ह्यूमिडिटी आता है इसमें, ठीक है? और एक डिसएडवांटेज भी है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को हमको स्केल अप करने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि एट दिस स्टेज ऑफ टाइम प्रोबेबली वी आर नॉट हैविंग, और वी आर नॉट having the access to the same, right? Next हम लोग बात करेंगे सिल्वो पैश्चर सिस्टम के बारे में, विच वॉज देयर इन न्यूज। सो या बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं अगर ट्रांजिशनिंग हम लोग करें ना सिल्वो पैश्चर सिस्टम में इंडियन फार्मर्स के लिए, तो इंडियन फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बहुत आसानी से हो जाएगी। सो समझते पहले दैट सिल्वो पैश्चर सिस्टम जो होता है ये होता क्या है, और ट्रस्ट मी गाइस एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर देम ऑल्सो हु आर द whether you are a student of Bhadra IAS or not, but yes in our classroom session हम लोगों ने जो एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट्स आप लोग को डिस्कस करवाए थे, लैंड यूज के डिस्कस करवाए थे, ऑफ कोर्स वहां पे वेरियस हम लोग लैंड यूज पैटर्न एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं, बट शायद दिस इज इफ दिस हैज नॉट बीन डिस्कस्ड देन प्लीज डू राइट इट इन योर नोट कॉपी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिल्वो पैश्चर सिस्टम, व्हाट इज दिस? देखो यह एक सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट अप्रोच है जो क्या कंबाइन करता है ट्रीज को, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग एंड फोरेज प्रोडक्शन। मतलब ट्रीज भी आप उगा रहे हो, राइट? लाइव स्टॉक को ग्रेजिंग भी करवा रहे हो, और ऑफ कोर्स वहां पे फोरेज की प्रोडक्शन भी हो रही है, राइट? और वो भी कहां? सेम पीस ऑफ लैंड में, कोई अलग अलग पीस ऑफ लैंड में नहीं, राइट? जिससे क्या इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स दोनों हो सकता है। कैसे? देखो डिस्कस करते हैं। देखो एक एग्जांपल ले रहा है, ठीक है? ये एग्जांपल एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम लोग ओपन पैस्चर सिस्टम कर रहा है, राइट? और दूसरा रहेगा हम लोग सिल्वो पैस्चर सिस्टम, ठीक है? सो ओपन पैस्चर सिस्टम और सिल्वो पैस्चर सिस्टम के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो ओपन पैस्चर सिस्टम जहां तक होती है तो उस रीजन में क्या है, क्योंकि ऑफ कोर्स पेड़ पौधे तो नहीं है, राइट? ये नहीं होने के कारण ऑफ कोर्स इस रीजन में हाईयर टेम्परेचर है, कोई शेड नहीं है, पहली बात। चलो जिसका अब शेड अगर नहीं है तो इनको
ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगा ना, यही नहीं, अगर पेड़ पौधे कुछ नहीं है तो यस देयर विल बी हाई विंड स्पीड इन दिस रीजन, जिसके कारण इरोजन भी बहुत ज्यादा होगा और वेस्टफुल इवापो ट्रांसपिरेशन होगा, इवापोरेशन भी होगा, ट्रांसपिरेशन भी होगा, कोई काम, राइट। और सो ओवरऑल यहाँ की जो सॉइल होती है ना वो भी बहुत ज्यादा ड्राई होती है। तो देखो एक तो एक ऐसा वाला कंडीशन आपको दिखा, और दूसरा वाला कंडीशन जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है सिल्वर पैस्चर सिस्टम। अब सिल्वर पैस्चर सिस्टम में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपको पेड़ पौधा आराम से दिख रहा है, तो पेड़ पौधा जब है तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट यहाँ पर जो इरोजन होगा वो कम होगा, क्या मैं बोल सकता हूं दैट यहाँ पे जो विंड स्पीड होगा वो कम होगा, यस एब्सोल्युटली, यही नहीं, बेटर बफर्ड टेम्परेचर भी हमको देखने को मिलेगा। वहां पर जो एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिल रहा था इस वाले सिचुएशन में वो तो यहां पर नहीं देखने को मिलेगा, राइट। यही नहीं, इंक्रीज शेडिंग भी एक्टिविटीज होगी, एंड ऑफ कोर्स इंक्रीज सॉइल मॉइस्चर लेवल, इंप्रूव्ड सॉइल कंडीशंस एंड माइक्रोबायोम्स, एंड ऑफ कोर्स इंप्रूव्ड बायोडाइवर्सिटी। ये सब कुछ हमको यहां पर देखने को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे एडवांटेज अलग भी है, जैसे लोकल क्लाइमेट रेजिलियंस इससे इंप्रूव होगा, दैट इज कहीं ना कहीं माई फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट क्रिएशंस में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यही नहीं, इट कैन प्ले वाइटल रोल इन रिवर्सिंग द डिफॉरेस्टेशन ट्रेंड्स आल्सो, जो क्या कॉज होती है बाई इंक्रीजिंग डिमांड फॉर पैस्चर। सिल्वर पैस्चर्स एक्ट एज अ नेचुरल कार्बन सिंक, जो क्या रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस सिग्निफिकेंटली। यही नहीं, ये रेगुलेट करता है लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस को, क्योंकि वहां के मतलब अभी डिस्कस कर रहा है ना, लोकल क्लाइमेट से रेगुलेट हो ही रहा है इसमें, राइट। तो वही तो बोला गया, लोकल क्लाइमेट कंडीशंस को रेगुलेट करता है, ये बफर प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द टेम्परेचर एंड विंड एक्सट्रीम्स, और प्रोवाइड करता है फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर लाइफ स्टॉक, जिससे एनिमल वेलफेयर को हम लोग इंप्रूव कर सके, राइट। और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वहां की सॉइल क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा इसमें इनहांस होती है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के बारे में। इनफैक्ट इंडिया इज सेट टू प्रोड्यूस 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, जिसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, ये फाइनलाइज किया जाएगा बाय 2024, अभी भी चल रहा है, बातें चल रही है। सो पहला जो सबमरीन इसके अंडर डिलीवरी किया जाएगा वो 2031 तक किया जाएगा, और ये नया जो सबमरीन है ये एक हायर इंडिजिनस कंटेंट इस पे होने वाला है, जिसमें इट विल बी इक्विप्ड विद डीआरडीओ का डेवलप्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जो क्या इनहांस करेगा इसकी इंड्योरेंस। यही नहीं, दिस मूव एम्स टू बोल्स्टर द इंडियन नेवी का सबमरीन फ्लीट, जो क्या करंटली कंसिस्ट करता है 16 कन्वीनियंट सबमरीन्स में, है ना। और आने वाले समय में जो नेक्स्ट डिकेड आने वाले 10 साल में कहा जा रहा है, बहुत सारे सबमरीन से ये पुराने हो जाएंगे, तो इसको डीकमीशन हमको करना पड़ेगा। तो इसको अगर डीकमीशन करोगे तो उसके अलग अलग तो बिल लाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए तो बोला जा रहा है इन सब के बारे में। सो इसके अंडर जो है ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट 75 के अंडर ही किया जा रहा है। प्रोजेक्ट 75 अगर देख लोगे ये इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है, जो क्या इन्वॉल्व करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन, और ये जो कन्वेंशनल पावर्ड सबमरीन्स है ये वे करते हैं रफली 1500 टन्स, विच इज कैपेबल ऑफ ड्राइविंग अप टू रफली 300 meters down, and they are being manufactured by Mazgaon Dock Shipbuilders Limited, जो क्या मुंबई में है। ऑफ कोर्स नेक्स्ट ये जो पहला सबमरीन जो इसके अंडर लाया गया था वो था आईएनएस कलवारी, याद रखिएगा, राइट। ये चीज नाम अच्छे से याद रखिएगा, आईएनएस कलवारी 2017 में इंड्यूस किया गया था, आईएनएस खंडेरी 2019 में, आईएनएस करांच 2021 में, आईएनएस वेला 2021 में, और आईएनएस वगी 2023 में, और आईएनएस वशीर जो है ये 2024 में, राइट। सो इसी के साथ चीजें मैं समझ में आ रहा हूँ, दैट आशा करता हूँ चीजों को समझ में आई होगी। एंड एक बार जस्ट रिवीजन देख लेते हैं दैट क्या क्या चीजें हम लोगों ने आज के सेशंस में डिस्कस किया। पीएम वाणी जो कि ऑफ कोर्स एक वाईफाई नेटवर्क प्रोवाइडिंग है, जो कि ऑफ कोर्स नैनो जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको काफी ज्यादा प्रमोट करेगा ये चीजें। नेक्स्ट इज डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट ऑन फिशरीज, देखा हम लोगों ने कैसे डिमांड किया जा रहा है दैट इसको बैन करने के लिए, क्यों, क्योंकि बहुत सारे नुकसान हम लोगों ने यहाँ पे देखे, और इसकी पीडीएफ में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक लगा दूंगा, आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां पे यू विल बी गेटिंग द ईच एंड एवरी एक्सेस टू इट। नेक्स्ट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया दैट कैसे ह्यूमिड एयर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया सिल्वर पैस्चर सिस्टम के बारे में, और कहा जा रहा है कि इसको अगर ट्रांजिशन किया जाए तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट रेजिलिएंट ये एक इनिशिएटिव है, जिसके बारे में हम लोगों ने इसके वेरियस इश्यूज भी डिस्कस किए। स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के बारे में डिस्कस किया, जहां पर यू नो ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट 75 का जो अंडर है उसी के अंडर किया जा रहा है, और प्रोजेक्ट 75 क्या है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, कितने सारे सबमरीन्स है, कौन कौन से सबमरीन्स अभी तक इंड्यूस कर दिए गए हैं, दैट इज आल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेस क्लास। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।